नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सौरभ शर्मा, होम्योपैथिक फिजिशियन और स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज मैं आपसे इस वीडियो में बात करूंगा अस्थमा यानी दमे के बारे में। दमा हमारे सांस से संबंधित एक बीमारी होती है जिसमें रोगियों को सांस लेने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आपने अपने आसपास के बच्चों को या वयस्कों को देखा होगा जिनको अस्थमा की दिक्कत है कि जब वो सांस लेते हैं तो उनको कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अस्थमा में हमारी जो सांस की नली है उसमें सूजन आ जाती है, जिसकी वजह से हमारा जो पूरा श्वसन मार्ग होता है वो सिकुड़ जाता है और इसी की वजह से अस्थमा के रोगियों को सांस लेने में बहुत ही ज़्यादा परेशानियां होती हैं। भारत में इस समय लगभग 6% बच्चों को और लगभग 2% वयस्कों को अस्थमा की दिक्कत है। बात करते हैं हम इसके लक्षणों के बारे में, तो इसका जो सबसे मुख्य लक्षण है वो है बलगम वाली खांसी, और कई मरीजों में हमें सूखी खांसी भी देखने को मिलती है। रोगियों को अपनी छाती में एक जकड़न महसूस होती है, और जब रोगी सांस लेता है तो उनको एक गड़गड़ाहट की आवाज़ या कई बार हमको सीटी की आवाज़ भी सुनाई देती है। ज़्यादा तेज़ी से सांस लेने की वजह से रोगियों को थकान बहुत जल्दी होने लगती है। रोगी को हमेशा अपने दम घुटने का डर लगा रहता है। अस्थमा के जो रोगी होते हैं उनको रात में या सुबह के समय बहुत ही ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। साथ ही सर्दियों में या ठंडी हवा से भी अस्थमा के रोगियों को दिक्कतें बढ़ने लगती हैं। दोस्तों, अमेरिका का एक कॉलेज है, रटगर्स रॉबर्ट वुड जॉनसन कॉलेज, जिसमें अपनी रिसर्च में ये पता लगाया है कि अगर बच्चों को अस्थमा के से बचने के लिए हम स्टेरॉइड्स का प्रयोग करते हैं या स्टेरॉइड्स देते हैं तो उसकी वजह से बच्चों में हाइपरटेंशन यानी हाई बीपी, डायबिटीज और ब्लड क्लॉट होने का खतरा बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। अब हम बात करते हैं इसके खाने के बारे में, तो इसमें जो यानी अस्थमा के जो मरीज होते हैं उनको पालक और गाजर का रस बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है। और साथ ही हमारी रसोई में भी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो अस्थमा के रोगियों के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती हैं, जैसे लहसुन, अदरक, हल्दी और काली मिर्च। ये कुछ चीज़ें अस्थमा के रोगियों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं। दोस्तों, अस्थमा के जो रोगी होते हैं या मरीज होते हैं उनको कोल्ड ड्रिंक से, ठंडी चीज़ों से या ठंडी प्रकृति की जो चीज़ें होती हैं उनसे हमेशा बच के रहना चाहिए। और साथ ही उनको गरिष्ठ भोजन यानी जो तली भुनी चीज़ें होती हैं इनको कभी भी नहीं खाना चाहिए। इसकी वजह से भी उनको खांसी की दिक्कत आ जाती है या अस्थमा का अटैक भी उनको आ जाता है। इसके साथ ही अधिक मीठा, ठंडा पानी, मछली, अंडा, ये सब भी अस्थमा के रोगियों के लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक चीज़ें होती हैं। दोस्तों, अब हम बात करते हैं दमा के कारणों के बारे में। तो दमा का जो सबसे मेन कारण है वो है अनुवांशिक, यानी अगर माता पिता में अस्थमा की दिक्कत है तो इस चीज़ की संभावना बढ़ जाती है कि उनके बच्चों में भी अस्थमा की समस्या हो सकती है। साथ ही मौसमी संक्रमण के कारण, यानी जब वेदर चेंज होता है, मौसम चेंज होता है, तो उस समय वायरल इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जैसे जुखाम, खांसी, बलगम वाली खांसी। तो इनकी वजह से भी रोगियों में अस्थमा की दिक्कतें आ सकती हैं। इसके साथ ही जो लोग धूम्रपान बहुत ज़्यादा करते हैं यानी बीड़ी सिगरेट का सेवन बहुत ज़्यादा करते हैं उन लोगों में भी अस्थमा की दिक्कतें देखने को मिलती हैं। और जो लोग धूम्रपान करने वाले लोगों के साथ हमेशा रहते हैं, लगातार उनके साथ रहते हैं, तो उन लोगों में भी अस्थमा की दिक्कतें आ जाती हैं। अब हम बात करते हैं इसके टाइप्स के बारे में, तो ये कई प्रकार के होते हैं, जैसे पेरेनियल अस्थमा, सीजनल अस्थमा, एलर्जिक अस्थमा, नॉन एलर्जिक अस्थमा और ऑक्यूपेशनल अस्थमा। दोस्तों, एलर्जिक अस्थमा किसी विशेष चीज़ के संपर्क में आने से, जैसे धूल मिट्टी या मौसम में बदलाव के कारण होता है। और नॉन एलर्जिक अस्थमा सर्दी खांसी या जुखाम की वजह से होता है। सीजनल अस्थमा जो होता है वो किसी विशेष मौसम में परागकण या नमी की वजह से होता है। और जो ऑक्यूपेशनल अस्थमा होता है वो उन लोगों में होता है जो लोग कारखानों में काम करते हैं और कारखानों से निकलने वाली धुएं की वजह से उनको अस्थमा की दिक्कत आ जाती है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि होम्योपैथी में ऐसी कौन कौन सी दवाइयाँ होती हैं जो अस्थमा के रोगियों को सही करने में हमारी हेल्प करती हैं। दोस्तों, सबसे पहली मेडिसिन है एकोनाइट 30। जब अचानक से आपको अस्थमा का अटैक आए, हल्की सी हरकत करने पर ही सांस लेने में दिक्कतें बढ़ने लगें, सांस लेने के लिए बहुत ज़्यादा जोर लगाना पड़े और ज़्यादातर दिक्कतें रात में बढ़ें, तो इस तरह की जो दिक्कतें हैं उनके लिए एकोनाइट 30 बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है। दूसरी मेडिसिन है आर्सेनिक एल्बम 30। जब मरीज को लेटने पर दिक्कतें बढ़ने लगें और हमेशा मरीज को डर लगा रहता है कि जैसे उसका सांस या दम घुट जाएगा, ज़्यादातर दिक्कतें आधी रात के बाद बढ़ें,
बरसात के मौसम से या नमी के मौसम से उनको दिक्कतें बढ़ने लगें, गर्मी से और गर्म खाने से उसको आराम लगे, तो इस तरह की कंडीशंस के लिए आर्सेनिक एल्बम 30 बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है। इसके बाद नेक्स्ट मेडिसिन आती है इपिकैक 200। जब रोगी को छाती में जकड़न महसूस हो, गड़गड़ाहट वाली खांसी हो जो हर सांस लेने के बाद और ज़्यादा तेज हो जाए, और रोगी को ऐसा लगता है जैसे उसकी पूरी छाती में बलगम भर गया है, और कई बार रोगी का गला भी बैठ जाता है, तो इस कंडीशन में इपिकैक 200 बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। दोस्तों इसके बाद मेडिसिन आती है हिपरसल्फ 200। जब मरीज को ठंडी हवा से दिक्कतें बढ़ने लगें और नमी की वजह से उसको दिक्कतों में आराम लगे, दम घुटने वाली खांसी हो, गड़गड़ाहट की आवाज़ आने लगे और हमेशा मरीज अपने सर को पीछे की तरफ झुकाकर रहे, तो इस तरह की कंडीशन में हिपरसल्फ 200 बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। दोस्तों इसके बाद नेक्स्ट मेडिसिन आती है इग्निशिया 200। जब किसी दुख, मानसिक तनाव या चिंता की वजह से दमे की दिक्कतें आती है, तो इस कंडीशन में इग्निशिया 200 काफ़ी अच्छा वर्क करती है। इसके साथ ही कुछ और भी दवाइयां हैं जो अस्थमा के मरीज को सही करने में हमारी हेल्प करती हैं, जिसमें साइलिसिया, नेट्रम सर्फ और ट्यूबरकुलिना बहुत ही अच्छा वर्क करती हैं। दोस्तों अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। थैंक यू।